देखिए ये दिया हुआ है अभिवृद्धि के कार्य, ठीक है ना। अभिवृद्धि के कार्य की बात है तो यहाँ क्या है, ये भी प्रश्न आता है, ठीक है ना। पहले तो प्रश्न क्या क्या आता है, अभिवृद्धि से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। अभिवृद्धि जो है उसके कौन कौन से पक्ष हैं, उदाहरण सहित समझाएंगे। फिर उसके बाद पूछ लेता है अभिवृद्धि मूल्य में क्या अंतर है, समानता है। अभिवृद्धि विश्वास में, अभिवृद्धि अभिक्षमता में, अभिवृद्धि मत में, ठीक है ना। ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। इसको आप देखेंगे। उसके बाद पूछा जाता है कि अभिवृद्धि के कार्य क्या है और अभिवृद्धियों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना, क्लियर। इन चीज़ों को भी देख लेते हैं। जैसे दिया है अभिवृद्धि के कार्य, अभिवृद्धि के कार्य सबसे पहले आपको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसको समझ लेंगे। दिया है व्यक्ति के जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए अलग अलग व्यवहार विकसित होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। दिया है विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए अलग अलग व्यवहार, ठीक है ना, क्लियर। जैसे हमारे लिए परिस्थितियां सुगम चल रही हैं तो व्यवहार जो होंगे वो सरल व्यवहार होंगे, लेकिन अगर परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं तो व्यवहार भी जटिल होगा कि नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हमारा होगा, ठीक, क्लियर। तो परिस्थितियों, विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए अलग अलग व्यवहार या बिहेवियर हो जाता है। धीरे धीरे यही व्यवहार अस्थायी रूप में आ जाता है, और जब अस्थायी रूप में आ जाता है तो इसको हम लोग एटीट्यूड कहने लगते हैं। वही व्यवहार हमारा किसमें है, एटीट्यूड, ठीक, क्लियर। आगे आइए। और यह हमारे जीवन के ढंग को भी निर्धारित करता है, साथ ही यह अभिव्यक्ति में, यह व्यक्ति में मूल्यों को निर्मित भी करने में स्थिति में रखता है। जैसे आप ऐसे व्यवहार, ऐसी परिस्थिति में है जो आपको केवल संकट में डाल रहा है तो नकारात्मकता आएगी आपके अंदर, और नकारात्मकता आएगी तो जाहिर सी बात है नकारात्मक अभिवृद्धि के आप शिकार होंगे कि नहीं। डेवलप भी हमारा नकारात्मक सर्किट क्या हो रहा है, अभिवृद्धि हो रही है, ठीक। इसी तरह आप अगर ऐसे कंडीशन में, ऐसी परिस्थितियों में जी रहे हैं जो काफ़ी आपके हिसाब से अनुकूल है, अडेप्टेबल है, खाना आपको चाहिए तुरंत खाना मौजूद, ठीक है ना, पढ़ना है आपको तुरंत टीचर मौजूद, ठीक, जाना है आपको तुरंत गाड़ी मौजूद, मतलब सुविधाजनक, तो आप सकारात्मकता का भाव लेकर के पहुँचे और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ आएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे है, उसी तरह का आपकी अभिव्यक्ति भी आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से व्यापक हो जाएंगे। आगे आइए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में हमारा सकारात्मक नकारात्मक व्यवहार अभिवृद्धि कहलाता है, ठीक। इससे उस विषय के प्रति हमारी सोच, पसंद या नापसंद और क्रिया या व्यवहार समाहित होते हैं, जिससे यह सीखी हुई योग्यता बन जाती है, बिहेवियर हो जाता है, ठीक। इसके साथ ही अभिवृद्धि व्यक्ति की अनुकूलनशीलता से भी संबंधित है। भाई अनुकूलनशीलता वही मैंने बताया, आपकी अनुकूलता, परिस्थितियां अनुकूल है आपके, तो जाहिर सी बात है क्या, आपने अगर दे दिया एग्जाम, ठीक, पीसीएस का दिया और ये कई बार में निकल गया, परिस्थितियां आपके अनुकूल आ गई, प्रश्न पत्र आपके अनुकूल आ गया, तो आपको ये लगने लगेगा आपकी जो अभिवृद्धि एग्जाम के प्रति है वो कैसी बनेगी, ये बनेगी कि भैया एग्जाम कठिन नहीं है, कैसा है, आसान एग्जाम है। लेकिन वही आप 5-6 अटेम्प्ट दिए जा रहे हो, प्री निकला, एक तो प्री किसी तरह निकला, पहुँचे मेंस तक, मेंस पे घसीटे घसीटे घसीटे, फिर उसके बाद मेंस निकला, फिर लो यार प्री निकल रहा है, मेंस निकल रहा है, इंटरव्यू में चले जा रहे हैं, और किसी तरह जाते 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 मेंस निकला तो 7-8 साल आप फिर फाइनली आपके दिमाग में उस एग्जाम के लिए क्या एक अभिवृत्ति तैयार होगी, एक एटीट्यूड तैयार होगा, वो तैयार होगा कि भैया ये एग्जाम क्या है, टफेस्ट है, बहुत कठिन। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं बनी,
परिस्थितियां अगर अनुकूल बनती तो जाहिर सी बात है कि उसी हिसाब से आपका एटीट्यूड भी क्या होगा, बनता उसके लिए, ठीक है ना, मनोवृत्ति बनती उसके लिए। आगे आते हैं, साथ ही अभिवृत्ति अपने मूल्य परक गुणों, ठीक है ना, ये हाँ मूल्य परक गुणों के कारण हमें उस विशेष पक्ष के बारे में सूचना देती है कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज हमारे लिए बुरी है, ठीक है ना। इस प्रकार अभिवृत्ति हमारे आंतरिक मूल्यों को अभिव्यक्त करने में सहायता करती है, ठीक। आंतरिक मूल्य को अभिव्यक्त करना यानी भाव, ठीक है ना। और हम अभिवृत्ति के माध्यम से ही अपने नैतिक मूल्यों की पहचानते हैं, निर्णय लेने में सहज रूप से उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभिवृत्ति स्व अवधारणा, ठीक है ना, स्व अवधारणा से जुड़ी होती है और यह हमारे अहम को मजबूती प्रदान करती है। स्वधारणा से भी, ठीक है ना, सेल्फ कंसेप्ट से भी मनोवृत्ति जुड़ी होती है, ठीक है ना। किसी के लिए आप सेल्फ कंसेप्ट भी बना सकते हो, वो भी आपकी अभिवृत्ति होती है, ठीक है ना। क्लियर। विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने में हमारी सहायता करती है। अब आ जाइए कार्य, फिर से समझ लेते हैं कि कार्य हमारा क्या क्या अभिवृत्ति का कार्य है। देखिए दिया हुआ है, जीवन के अनुभवों को व्यवस्थित एवं संरचनात्मक तरीके से संग्रह कर, ठीक है ना। भाई जीवन के अनुभव कैसे आए, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से आए कि नहीं आए। भाई हमने अनुभव लिया, जैसे आपको अभी एग्जाम्पल बताया एग्जाम का, कि वो हमारा अनुभव ही था, और अनुभव ही क्या डिटेक्ट किया, आपका एटीट्यूड बनाया। भाई एग्जाम कठिन है, नहीं निकल रहा है एक बार, इसका मतलब कठिन हुआ, अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या डेवलप कर रहा है, अनुभव को व्यवस्थित और ठीक। आगे आई, जीवन के विषयों को अर्थ प्रदान करना, ठीक है ना। तीसरा है अवधारणा की रक्षा करना, सेल्फ कंसेप्ट की रक्षा करना। तीसरा आंतरिक मूल्यों की अभिव्यक्ति यानी भाव, ये भी अभिव्यक्ति के कार्य है। भाई आंतरिक मूल्यों की अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ, जो अंदर आपके मूल्य छिपे हुए हैं। अगर सत्य का मूल्य छिपा है तो आप वो भाव व्यक्त करोगे, चाहे तमाम झूठ आसपास आपके हो। कहा गया है ना कि चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रह भोजन, कहा गया। तो काहे कहा गया, इसी कारण से, ठीक है ना। जो ये क्या है कि मतलब अस्थाई हो गए, बहुत मुश्किलों से जा रहे हैं, तो जो आंतरिक भाव आंतरिक मूल्य रह गए हैं वो आप क्या करोगे, वो आप प्रकट करोगे, एक्सप्रेस करोगे, अभिव्यक्त करोगे, ठीक। उसके बाद व्यक्ति की अनुकूलनशीलता में सहायक, ठीक है ना। व्यक्ति की अनुकूलनशीलता में क्या होंगे, सहायक। आगे आई, अब हम लोग जानेंगे क्या कि अभिव्यक्ति का निर्माण कैसे होता है। ये 5 तरीके हैं। यह पहला प्रत्यक्ष है, दूसरा आनुवांशिक है, ठीक है ना, तीसरा अवलोकन से है, ठीक है ना, चौथा पुरस्कार और पांचवा मूल्य से होता है, जो कि आपने पढ़ा कि कैसे कि अभिवृत्तियों का निर्माण मूल्यों से होता है, ठीक है ना। क्लियर। कभी कभी अभिवृत्तियों से मूल्य का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन अधिकतर किस सेंस में, निगेटिव सेंस में ही होगा, ठीक है ना। आगे अभिवृत्ति के प्रमुख कार्य हमारे सामाजिक जीवन के अनुकूल ये रहे हैं। अब आ जाइए किस पे कि यह एक सीखी हुई क्षमता है जिसमें हम निर्मित आधारों पर निर्मित करते हैं। अब निर्माण देखना है इनका कि निर्मित कैसे हो रहे हैं, पहला है, ठीक। क्योंकि इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है वो आपका कौन सा इम्पॉर्टेंट है, वो आपका प्रश्न भी आ चुका है, आनुवंशिक, ठीक है ना। आनुवंशिक वाला इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ, ठीक है ना। उसमें 3-4 पार्ट, ठीक है ना, तो वो आया हुआ प्रश्न है। आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आएगा। एक फिलहाल में अभी ये देखिए, पहला क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष रूप से कैसे अभिवृत्ति का निर्माण हो रहा है, ये है।
अच्छे अनुभव के साथ कोई व्यक्ति किसी विषय से जुड़े होने के कारण उसके प्रति सकारात्मक हो जाता है। और खराब अनुभव, अभी यही एग्जाम वाला ही देख लीजिए कि भाई पीसीएस एग्जाम के प्रति आपका खराब अनुभव है, 5 साल हो गए तैयारी करते, लेकिन एक लोग का ये कई बार में निकल गया, बड़ा अच्छा अनुभव रहा भाई, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज़ है। मान लीजिए आप गए, यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट है, आप खाना खाने गए, रात में डिनर करने गए, परिवार से कहे कि चलो आज पार्टी करते हैं, और फाइनली पार्टी करने गए वहाँ और डिनर करने गए, और आपको भोजन में जो सर्विसिंग थी, सर्विसिंग के लिए आप बुलाते रहे, इधर आओ इधर आओ, 4 बार बुलाने पे आ रहा है, आप तो बहुत अच्छा समझ करके चले गए, लेकिन सर्विसिंग बुरी, तो आपका अनुभव कैसा रहा? बुरा रहा। और किसी के यहाँ आप चले गए, खाना अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ का भी एक अनुभव अच्छा होगा, सर्विस अच्छी मिल रही है, वो अनुभव अच्छा रहा, ठीक है ना। तो जगह जगह का अनुभव होता है, तो उसी से हमारी क्या हो रही है, अभिवृत्तियाँ तैयार हो रही हैं, ठीक है ना, क्लियर। आगे पुरस्कार या दंड, किसी कार्य को हम करने से हम पुरस्कृत या दंडित होते हैं, तो उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार निर्मित होता है, ठीक है ना, क्लियर। भाई जाहिर सी बात है, यहाँ भी टर्म्स कंडीशंस है, ठीक है ना। कई लोग जैसे मतलब क्या है कि भाई पुरस्कार दंड इस रूप में भी आ जाए कि आप किसी पार्टी के, दूसरा अगली पार्टी का है, आपकी पार्टी सत्ता पक्ष से है, तो आपको आए दिन रोजगार के अवसर क्या हो रहे हैं, उपलब्ध हो रहे हैं, उसे क्या हो रहा है, उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसी हिसाब से उसका व्यवहार भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा कि नहीं। ठीक, मास्टर साहब हैं, आपको क्या है, क्लास में खूब मार रहे हैं, दूसरा है दूसरे की बड़ाई ही किए जा रहे हैं, प्रशंसा ही किए जा रहे हैं, तो वहाँ भी एक एटीट्यूड हमारा तैयार हो रहा है कि नहीं। तो मतलब कई पक्ष हैं, ठीक है ना, क्लियर, कई पक्ष हैं कि कहाँ से क्या हो सकता है जिससे एटीट्यूड आपका तैयार हो, अभिवृत्ति आपकी तैयार हो। मूल्य है वे वस्तुएं या विचार जो हमारे अंतर्मन से जुड़े होते हैं और उनके प्रति हमारे मन में एक सकारात्मक अभिवृत्ति आती है, जैसे सत्य के बारे में, अहिंसा के बारे में, गांधी जी के बारे में, ठीक है ना। गांधी जी के बारे में आप अगर कहा जाए तो अच्छे अभिव्यक्ति आएगी आपके, ठीक है ना, क्लियर। और अभी भगत सिंह के बारे में भी कह दिया जाए तो उनके बारे में अगर देखा जाए तो हमारा क्रांतिकारी स्वरूप, क्रांतिकारी अभिव्यक्ति डेवलप हो, ठीक है ना। वही मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कह दिया जाए तो कुछ अलग ही मतलब अभिव्यक्ति तैयार हो जाए, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आ जाए तो हमेशा आयरन दिखेगा आपको, ठीक है ना, कि आयरन मैन थे, मतलब जो कार्य सोचते थे वो कर ही दिखाते थे, ठीक है ना, लीडरशिप अच्छी थी, ठीक है ना। तो मतलब सबके बारे में एक एटीट्यूड, उनके मूल्यों पर क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, जो जैसा जिसका मूल्य, ठीक है ना, क्लियर। अभी जैसे कोई है क्लास में ही हम लोग बैठे हुए, किसी के मुंह में कुछ चल रहा है, टॉफी कोई खा रहा है, चॉकलेट कोई खा रहा है, तो उसके लिए अलग एटीट्यूड आएगा, है कि नहीं। कोई बेचारा ध्यानमग्न होकर के पढ़ रहा है, उसके लिए अलग एटीट्यूड तैयार होगा कि नहीं होगा। होप यू ऑल बेटर अंडरस्टैंड, ठीक। चलिए आगे आइए, अवलोकन में आ जाते हैं। जब हम एक दूसरे के व्यवहार को, जिन्हें हम महत्वपूर्ण समझते हैं, अवलोकन कर उसके आधार पर अपनी अभिवृत्ति विकसित कर लेते हैं। ये अवलोकन करने पे ही है कि क्लास में कोई टॉफी खा रहा है, ठीक है ना, और कोई समझ रहा है, ठीक है ना, समझ दोनों लोग रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अवलोकन है, और अवलोकन से जो अभिवृत्ति तैयार हो गई, ठीक है ना, क्लियर। तो ये अभिवृत्ति का क्या था, निर्माण था। अब अनुवांशिक वाला भी हम लोग देखेंगे, वो दूसरे उसमें है, ठीक है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। आ जाते हैं इसमें है, इसमें है ना, हाँ, एटीट्यूड दूसरा, ठीक है ना, ये है अभिवृत्ति। देखिए अभिवृत्ति के पेपर में अगर ये
से आप लिख सकें तो लिख लीजिए, अदरवाइज कोई बहुत मुद्दा नहीं है कि हम लिख ही गए हैं। लेकिन ये है कि किसी के थॉट्स अगर आप लिखते हैं या अन्य चीज़ें तो नंबर उस हिसाब से ही मिलते हैं। आगे आते हैं, परिचय आप लोग हो ही चुके हैं। विशेषताएं एक बार इस रूप में देख लीजिए, जहाँ से भी जो ज्ञान मिले लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मनोवैज्ञानिक संरचना है, जाहिर सी बात है कि अभिवृद्धि कैसी संरचना है, एक मनोवैज्ञानिक वो है कंसेप्ट है, सीखी और अर्जित की जाती है, जन्मजात नहीं होती है। एक अपेक्षाकृत स्थिर होती है, मतलब अस्थायी होती है, ठीक है ना, और जाती है भी तो कठिनाई से जाती है, ठीक है ना। क्लियर। मूल्यांकन और निर्णय, अभिवृत्ति या तो सकारात्मक हो गया या तो नकारात्मक या उभयनिष्ठ भी हो सकता है। आप उदाहरण वो मिठाई और शुगर वाला दे देंगे, ठीक है ना। क्लियर। फिर व्यवहार को प्रभावित करती है, अभिवृत्ति व्यवहार को आकार देता है, अनुमान लगाते हैं। संज्ञानात्मक, प्रभावशाली और व्यावहारिक घटक है, ठीक। भावनाएं की दिशा में व्यक्ति पर हर व्यक्तियों में क्या क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। और कैसा होगा, कंडीशनल होगा, जो जिस परिस्थिति में व्यक्ति रह रहा है, ठीक है ना। परिस्थिति अनुकूल है तो सकारात्मक, परिस्थिति अनुकूल ना हो के प्रतिकूल है तो नकारात्मक। तो मतलब ये जो हमारा अभिव्यक्ति तैयार हो रहा है वो कैसा है, व्यक्तियों में क्या है, अलग अलग, हर व्यक्ति में अलग अलग। ऐसा नहीं है कि सब लोग सत्य को मानेंगे, कुछ लोग झूठ को भी मानेंगे, कुछ लोग भ्रष्टाचार को भी मानेंगे, ठीक है ना। क्लियर, ये चीज तो वही है ओवरऑल। फिर उसके बाद अभिव्यंजक और संचारी, अभिव्यक्ति संकेतों के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। जाहिर सी बात है भाई, भाव हो गए, ठीक है ना। आप संकेतों के व्यवहार से ही करोगे, आप व्यवहार है ये संकेतों के माध्यम से ही करोगे, ठीक है ना। क्लियर, ये संकेत ही है। संदर्भ निर्भर, स्थिति, विभिन्न स्थितियों, बात वही हुई, अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग परिस्थितियां, ठीक है ना। ये भी आप कह सकते हो। प्रभावित और परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन कैसे, कठिनाई, ठीक है ना। क्लियर। अब आइए अभिवृत्ति की संरचना, संज्ञानात्मक आप जान रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद भावनात्मक, ठीक है ना। भावनात्मक में देख लीजिए उदाहरण, यदि कोई मकड़ियों से डरता है, इसका मतलब उसके मन में मकड़ियों के प्रति क्या है, भय का भाव। ये सब उदाहरण जरूर देख लिया कीजिए, उदाहरण से एकदम समझ में आ जाता है, ठीक है ना। अब जैसे ज्ञानात्मक वाले में देखते थे क्या, कि यदि कोई मानता है कि सांप खतरनाक है, तो अपने ज्ञान या जानकारी के आधार पर सांपों के प्रति एक क्या है, उसमें ज्ञान बैठा हुआ है, ठीक है ना। कि भैया अगर सांप के पास गए तो काट लेगा, ठीक है ना। हाँ भाई, सोच कर ये यही रहेगा, ये तो है नहीं कि भाई हम सांप के साथ बैठ के डिनर करेंगे, ठीक है ना। ऐसी तो कोई अभिवृत्ति तैयार नहीं होगी, ठीक है ना। कि हमने भाई सांप ऐसे वैसे आ भी नहीं सकते हैं कि हमने कर दिया, फिर भारतीय सांप सम्मेलन है, इनवाइट कर दिया, 2 भाई कार्ड है, आप आ जाना। आएगा सांप? नहीं आएगा। वो तो सांप क्या है, रेप्टाइल है। रेप्टाइल्स कहाँ रहते हैं भाई, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। किसमें आएंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आएंगे। कोल्ड ब्लडेड एनिमल में क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल में ऐसे होते हैं कि वो जैसी परिस्थिति उसी के हिसाब से क्या हो जाता है, वहाँ जैसे अलग अलग परिस्थितियों में रहते हैं, उनको ठंडा क्षेत्र चाहिए, कोना चाहिए, ठीक है ना। छिपे हुए से रहना है, वैसे रहना है। अब हम लोग हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड। चिड़िया क्या है, बर्ड्स क्या है, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या, गर्म खून वाले। गर्म खून का मतलब ये नहीं कि चौराहों पे मार कर रहे हैं, ठीक है ना। गर्म खून का मतलब क्या, चौराहों पे मार नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, होमियोथर्मल है, ठीक है ना। वी आर अडेप्टेबल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। मतलब हर टेम्परेचर के हिसाब से हम अनुकूल हो जा रहे हैं। गर्मी आई, टी शर्ट में आ गए, ठंडी आई, जैकेट में आ गए, रजाई पे आ गए। तो ओवरऑल क्या है कि जैसा माहौल उसी हिसाब से, ठीक है ना, जैसा टेम्परेचर उसी के हिसाब से। तो हम लोग वार्म ब्लडेड, इनको होमियोथर्मल कहा जाता है। और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं, मछली वर्ग, मत्स्य वर्ग जिसको कहा जाता है, फिशीज। दूसरे हमारे कौन होते हैं, एम्फीबियंस, उभयचर जैसे मेढक। और तीसरा हमारा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कौन आएगा, सांप आएगा, सरीसृप मतलब सांप
और कौन आएगा? छिपकली, गिरगिट, ठीक है ना। इसके अलावा कछुआ, टॉर्टॉइज या टर्टल्स, ठीक है ना। और इसके अलावा क्रोकोडाइल, ठीक है ना, क्रोकोडाइल भी आएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे रेप्टाइल्स हैं। ये तीनों कोल्ड ब्लडेड हैं, इनको पोइकिलोथर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्मल कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। विषम तापी, हिंदी में क्या कहते हैं? विषम तापी। और समतापी हम लोग हैं, होमियोथर्मल, ठीक है ना, वार्म ब्लड है, ठीक। चलिए आगे आइए। व्यावहारिक, व्यावहारिक का मतलब क्या हो गया कि अभिवृत्ति का व्यावहारिक घटक इस बारे में है ऐसे ऐसे। उदाहरण देखिए बस। व्यवहार का मतलब क्या कि यदि किसी को सांपों से डर लगता है तो हो सकता है कि वो सांप देख करके क्या हो जाए, आगे उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, उसका एटीट्यूड ही ऐसे हो जाएगा, जब जब देखा सांप तब तब भाग गया। होगा कि नहीं होगा? शेर देख ले, ठहर जाएगा क्या है? तो पहले ही भाग जाएगा, ठीक, क्लियर। तो ओवरऑल ये क्या है? उसका व्यवहार भी बदल रहा है, ठीक है ना, उसको बस पता लगाइए। आगे आइए उदाहरण के लिए, ठीक। उदाहरण के लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण, अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं इसमें। दिया है पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो, ठीक है ना, हंगरी के साथ पुर्तगाल के मुकाबले से पहले टूर्नामेंट के पहले अपने पहले प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे थे। मतलब एक खिलाड़ी है जो रोनाल्डो, जो प्री मैच के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठा है, ठीक है ना। कोका कोला की 2 बोतलें उसके ठीक सामने रखी हुई, ठीक है ना। उन्होंने तुरंत शीतल पेय को कैमरे की नजर से दूर कर दिया और उसकी जगह पानी की बोतल रख दी। भाई कोका कोला हटाया और उस जगह क्या रख दिया? पानी रख दिया। अब एथिक्स आइए क्या है? उपयुक्त उदाहरण में संज्ञानात्मक घटक रोनाल्डो का ज्ञान है। क्या ज्ञान है? ज्ञान ये है कि कोका कोला स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। कोका कोला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भावात्मक कोका कोला के प्रति घृणा की भावना है। भाई लोगों में कोका कोला के प्रति घृणा की भावना है कि भाई उसमें क्या हो सकता है, उसमें पेस्टिसाइड मिले होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले चला था मामला, ठीक है ना। तो आज तक लोग उबर नहीं पाए हैं। भावना क्या हो गई है? वही हो गई है घृणा की भावना, ठीक है ना। तीसरा क्या है? व्यवहार घटक कोका कोला की बोतलों को हटा देगा कि कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हम खिलाड़ी हैं, हमारे अंदर खेल की भावना है, तो हम हानिकारक चीज कैसे लेंगे? तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले क्या कर दिया? उसको हटा दिया। जो हटाया उसमें तीनों पक्ष आए। ज्ञान के आधार पर उसने कोका कोला को हटा दिया। भाव पक्ष ये है कि उससे घृणा है कि प्रेम है? घृणा है, ठीक है ना। मतलब घृणा विरोध पक्ष है, ठीक। प्रेम समर्थन का पक्ष है, ठीक, क्लियर। आप लिख सकते हो ऐसे, ये उसमें भी लिख सकते हो कि नहीं, परिभाषा में लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमारा तीसरा पक्ष क्या है? व्यवहार। हमने हटाया जो है, ठीक है ना, तो इस वजह से ये हमारा व्यवहार हो गया, क्रिया हो गई हमारी, ठीक। चलिए, तो वही है कॉग्निशन जो है, बिलीव थिंग्स वी होल्ड टू बी ट्रू, ठीक। पेरिफेरल वीक बिलीफ, कोर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। फिर इमोशंस यानी भाव आ जा रहे हैं, वैल्यू, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये आप बना सकते हैं, ठीक है ना, ओवरऑल। खैर आगे आइए, अभिवृत्तियों का निर्माण, ठीक है ना। इसमें क्या है कि इसमें जैसे निर्माण में कई वो है दिया हुआ है, शास्त्रीय या पावलोवियन कंडीशनिंग, ठीक है ना, यानी चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, ठीक है ना। पहले से तटस्थ उद्दीपन को सकारात्मक उद्दीपन के साथ जोड़ देता है। ये सब पढ़ेंगे आप, आपको ठीक लगेगा। ये जो पावलोवियन कंडीशन है वो इवान पावलोव थे, उन्हीं की शास्त्रीय कंडीशनिंग है, ठीक है ना, उसी पर आधारित है। आगे आइए,
उदाहरण के लिए जो दिया हुआ है, नागरिक उन सिविल सेवकों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करते हैं जो लगातार लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं। और जाहिर सी बात है, अभिवृत्ति आपकी क्या होगी? सकारात्मक होगी। आगे आइए, एक है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन, क्रिया प्रसूत प्रानुकूलन। इसमें उदाहरण देखिए, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या? क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत का मतलब क्या? व्यवहार से रिलेटेड, ठीक है ना। इसमें क्या है, देखिए, एक व्यक्ति को लगातार धूम्रपान के लिए बहिष्कृत किया जाता है, ठीक है ना, बहिष्कृत किया जाता है। अंततः इसके प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करके धूम्रपान छोड़ सकता है। कहा था ना मैंने कि आप धूम्रपान कर रहे हो, घर में घुसे तो तुरंत पिताजी ने टोक दिया, कमरे में घुसे दीदी ने टोक दिया, कॉलेज में गए शिक्षक ने, जॉब करने गए बॉस ने, सबने टोकना शुरू कर दिया, तो आपको उसके लिए क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा थॉट। ठीक, आगे आइए, अवलोकनात्मक शिक्षा पे आ जाइए, ठीक है ना। यह सिद्धांत अवलोकन पर आधारित है, ठीक है ना। हमने क्या कहा था, वो जो डायग्राम बना था उसी से रिलेटेड है, हल्के फुल्के। अवलोकन, अवलोकन में ही इसमें किसको शामिल कर दिया है? पुरस्कार या दंड। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। क्लियर? जितना ही पॉइंट्स डालोगे उतना ही एक्सपेंशन होगा, उतना ही सही रहेगा, कोई बुरा नहीं है, ठीक है ना। क्लियर? उदाहरण, कर्मचारियों की अभिवृत्ति को बदलने के लिए कंपनी में सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार देना। भाई आजकल हमारे देश में भी चल रहा है, ठीक है ना। क्लियर? जैसे फिल्म अवार्ड्स हो गए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये क्या है? इस कल्चर को, अभिवृत्ति को डेवलप करने का एक तरीका है कि उसके में पॉजिटिव अभिवृत्ति आए, पॉजिटिव एटीट्यूड आए। आगे आइए, आनुवंशिक कारक। आनुवंशिक कारक क्या? कि किसी भी वस्तु को अभिवृत्ति देने के लिए, विकसित देने के लिए आनुवंशिक कारक भी है। जैसे कुछ खाद्य पदार्थ आनुवंशिक कारकों से प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। क्लियर? आगे आइए, आगे है संस्कृति, ठीक है ना। संस्कृति, संस्कृति जो है वो भी प्रभाव डालती है। जैसे संस्कृति में क्या? धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, निषेध, पुरस्कार और प्रतिबंध, ठीक है ना। जैसे किसी को सांस्कृतिक परिवेश में उसके बड़ों के प्रति सम्मान की मजबूत भावना पैदा करता है, यह राय बनाने और निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है, उन्हें व्यवहार को आकार देता है, ठीक है ना। क्लियर? तो ये सारी चीजें हो गई। अब अभिवृत्ति के कार्य है, उन्हें इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। क्या है? पहला, उपयोगितावादी या सहायक कार्य के लिए, ठीक है ना। जैसे उदाहरण देखते चलिए, उदाहरण से ही सारा चीज कंफर्म होगा। जैसे दिया है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे पुरस्कार सरकार द्वारा नागरिकों में उनके संबंधित कार्य और समाज सेवा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के लिए दिए जाते हैं। ऐसी बात है, ये उपयोगितावादी हो गया या सहायक कार्य हो गया। उपयोगिता क्या है? कि पुरस्कारों की उपयोगिता क्या है? अभिवृत्ति को मेंटेन करना। अभिवृत्ति कैसी? सहायक अभिवृत्ति। अभिवृत्ति कैसी? सहायक अभिवृत्ति हमारी आगे, ठीक है ना। क्लियर?